चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं अब। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, हम लोग चैप्टर 1 में देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स देख लिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने वो देख लिया। फिर उसके बाद जो उससे पहले ऑलरेडी कूलम्स लॉ देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन भी होगा यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप पुराने लेक्चर्स को जा करके देख सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। वो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रोस्टैट में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सब चीज़ में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आ रहा है। तो चलिए, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक है। ये डायपोल आप अगले मॉड्यूल्स में भी देखेंगे। जैसे जब मैग्नेट वाला आएगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मिलेगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसका मतलब ये जो डायपोल है वो किसका बना हुआ है? चार्ज का बना हुआ है। तो ये मैग्नेटिक में भी आपको डायपोल मिलेगा, बट वहाँ की कहानी जो होगी वो बिल्कुल अलग होगी। वहाँ पर मैग्नेट यूज होगा, कॉन्सेप्ट लेकिन वही रहेगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो सबसे पहले हमें वो जानना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक डायपोल उसको कहते हैं जिसमें दो चार्जेज, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है बेसिकली वो दो चार्जेज का बना हुआ होता है, और दोनों चार्ज का वैल्यू सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज के बने होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो कहते हैं हम लोग, इसमें कहते हैं कि ये दो चार्ज का बना होता है। एक माइनस क्यू चार्ज होगा और दूसरा प्लस क्यू चार्ज होगा, और ये दो स्मॉल चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। तो दो सेम चार्ज का बना होता है और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है, उससे ये सेपरेटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का बना होता है जिसका वैल्यू सेम है, ये भी क्यू है ये क्यू है, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। और उस डिस्टेंस को जनरली हम लोग 2a से डिनोट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू से जनरेट कर सकते हैं। और इनके जो बीच का जो पॉइंट होता है हम लोग उसको डायपोल सेंटर कहते हैं और सेंटर ऑफ द डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ए हो जाएगा और यहां से ए हो जाएगा, बट दिस ये जो ए वैल्यू है ना, जो डिस्टेंस है, ये बहुत ही छोटा है। तो ये जो 2a हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को फिर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है दो सेम चार्ज का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का बना होता है, और बहुत ही छोटे डिस्टेंस से उसको हम लोग सेपरेट करके रखते हैं। बहुत ही छोटे डिस्टेंस से ये सेपरेटेड होता है, माइक्रोमीटर में कह सकते हैं आप लोग कि ये सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल में हम लोग mm वगैरह में भी डाल देते हैं तो चलेगा, बट जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में वो बहुत ही कम होगा। तो ये डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डायपोल का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब हम लोग एक इसमें कैलकुलेशन भी करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल को मैग्नीट्यूड की तरह हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है उसके बारे में है कि भाई दो सेम वैल्यू ऑफ द चार्ज का बना होता है, लेकिन एक नेगेटिव होंगे और एक पॉजिटिव होंगे, और उसको काफी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई P। इसको P से डिनोट करते हैं, और ये जो P का वैल्यू होता है, P का जो वैल्यू होता है वो होता है दोनों में से कोई एक चार्ज का वैल्यू ले लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज, बिकॉज दोनों का वैल्यू तो सेम है, चाहे प्लस क्यू लो चाहे माइनस क्यू लो, है ना, वैल्यू तो सेम है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उनके बीच का डिस्टेंस से, तो Q इंटू टू ए जो हो गया वो डायपोल का वैल्यू हो गया। सो P का वैल्यू Q इंटू 2a, लेकिन ये जो P है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ये। ओके, हर कोई जो जितनी भी तरह की क्वांटिटी है जो मेजर करता है या किसी तरह से भी हो जिसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। और फिजिकल क्वांटिटी को आपने ऑलरेडी देखा है कि ये दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। वेक्टर में क्या होता है भाई? वेक्टर में वो क्वांटिटीज होंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया भाई,
जो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मैग्नीट्यूड है वो Q इंटू 2a है, इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन भी है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब P, ये जो होता है इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है इधर की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन किधर है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाने वाली जो लाइन है, इन दैट डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन। क्लियर? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। भाई मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू 2a, और इसका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, मतलब इधर की तरफ। ये जो मिलाने वाली लाइन है इधर की तरफ, बस इधर की तरफ। डायरेक्शन का मतलब वही होता है। ओके, तो P की जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि माइनस क्यू यहां पे है, प्लस क्यू यहां पर है, तब जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा, है ना? काफी इजी है इसको समझना। माइनस क्यू प्लस क्यू को आपने छोटे डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, ओके, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है। ओके, सो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, चलिए सारा चीज क्लियर है, ये भी पता चल गया। और ये वाले जो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? बीच वाले को सेंटर ऑफ द डायपोल कहते हैं। जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, आप कॉपी और पेन ले करके बैठिए। जैसे जैसे समझ में आते जा रहा है मैं समझाते जा रहा हूँ, आप उसको नोट भी करते जाइए। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है समझने का, पढ़ने का। आपको दोबारा पढ़ने में बहुत आसान होगा, दोबारा समझने में बहुत आसान होगा जब आप इसको देखते देखते समझते समझते आप उसको लिखते भी हो। लिखना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझते समझते लिखो भी, बहुत ज़रूरी है। चलिए ये सारी चीज हो गया हमारा। अब हम लोग अगर एक सिस्टम की बात करें, सिस्टम का मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल ये पूरा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे, जिसमें एक माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। जो 2a एक छोटा डिस्टेंस है उससे इसको हमने सेपरेट करके रखा है। तो अगर हम लोग ओवरऑल चार्ज की बात करें, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज कितना होगा? तो कितना होगा बता सकते हैं आप? टोटल चार्ज अगर किसी भी सिस्टम का निकालते हैं तो बहुत आसान है। ओके, क्या होता है? सिंपली अलजेब्रिक एडिशन ऑफ द चार्जेज। सारे चार्ज को आप सिंपली ऐड कर दो, जितना नेट चार्ज आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? उस सिस्टम का चार्ज होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के हम लोग चार्ज की बात करें तो हमें क्या करना है? दोनों चार्ज को ऐड कर देंगे, प्लस क्यू को माइनस क्यू को ऐड कर देंगे, और नेट चार्ज क्या आ जाएगा आपका? 0। मतलब ये के नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको ED लिख दें, आसान रहेगा, इज इक्वल टू क्या? प्लस क्यू ऑफ माइनस क्यू 0। सो नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, ये अलग अलग चीजें हमने यहां पर निकाली है। नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, है ना? लेकिन क्या अगर आपका नेट चार्ज 0 आता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा? तो इसका आंसर है नो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा। तो भाई कितना होगा? कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल? तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलते हैं, है ना? कि भाई इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उस चीज के बारे में। तो चलिए भाई इलेक्ट्रिक डायपोल भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक डायपोल निकालने के लिए हमें सबसे पहले, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन सब चीजों को रब करना पड़ेगा। चलिए रब कर देते हैं। आप, मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमें क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। तो जो हमारा लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल में करते हैं तो सिर्फ 2 पोजीशन पे निकालने के लिए बोला गया है। कहाँ पे, 2 पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया है। अब पोजीशन मत कहिए, लोकेशन कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। 2 लोकेशन पे निकालने के लिए कहा गया है। पहला जो है वो कहा गया है ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। कहां पर, ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब कि अगर आपके पास ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और इनको आपने 2a डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है, तो एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस का डेफिनेशन क्या है, जो मिलाने वाली लाइन होती है उसी को एक्सिस कहते हैं हम लोग। तो यहां पे जो एक्सिस है वो बेसिकली ये वाली लाइन है, माइनस क्यू को प्लस क्यू के साथ जो मिलाने वाली लाइन है, ये क्या हो गया आपका एक्सिस है। दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस। तो इस पे किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सिर्फ इस लाइन पे। तो पहला जो केस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन, ओके, ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हम लोग एक्सियल लाइन भी कहते हैं। पहला तो ये हो जाएगा। और जो दूसरा है जो कहा गया है, जो हमें निकालना है, जो बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, वो कहा गया है इसके इक्विटोरियल प्लेन पे निकालने के लिए, ऑन इक्विटोरियल प्लेन। भाई इक्विटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्विटोरियल प्लेन होता है इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है और इसका एक सेंटर भी होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो जाती है, ये वाला जो प्लेन होगा, दिस प्लेन इज कॉल्ड इक्विटोरियल प्लेन, और जो लाइन जाएगी उसको हम लोग इक्विटोरियल लाइन कहेंगे। तो इस पे किसी भी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इन 2 लोकेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमारे अपने बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके। और किसी और पॉइंट पे हमें नहीं निकालना है, यहां पर सिर्फ हमें इन 2 लोकेशन के लिए निकालना है जो हमारा सिलेबस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसके लिए स्टार्ट करेंगे, ऑन एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा इतना, ठीक है, आपका साथ में नोट्स भी बनते जा रहा है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा थ्योरी यहां पर नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको सब कुछ यहां पर मिल रहा है, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। थ्योरी के लिए मैं साथ में इसके नीचे अपलोड कर दूंगा जो नोट्स वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो भी साथ में तैयार हो रहा है, स्कैन कॉपी भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करते रहिए, आपको मिल ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मैं सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, किसी तरह का कोई लैकिंग नहीं मिलेगा, है ना, किसी तरह का कोई लैकिंग नहीं मिलेगा। सब कुछ एक एक करके बता रहा हूँ, सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके बता रहा हूँ, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप यू नो द कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, एंड ट्राई करूँगा मैं उसका आंसर करूँ आपको, ओके। थोड़ा बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना होता है उसके लिए, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस पे निकालेंगे, ऑन एक्सियल लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ द और ऑन द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए ये डायग्राम हम फिर से बनाते हैं, ये डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं यहाँ पे। भाई किस पे निकालना है, तो ये माइनस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पर और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इसका, 2a डिस्टेंस है, ओके। चलिए इसको सॉलिड लाइन से मिला देते हैं, ओके, ये सॉलिड लाइन से। एक्सियल लाइन जो है आपका वो ये है। किसी भी पॉइंट पर हमें एक अज्यूम करेंगे हम लोग और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से,
इसके अंदर जो चार्जेज हैं उसकी वजह से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक पॉइंट P लिया है। इस पॉइंट P पर P नहीं लेंगे, Q लेंगे हम। Q पॉइंट हमने लिया है। इस Q पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हम ये अज्यूम करते हैं कि यहां से इसके सेंटर से ये R डिस्टेंस पे है। कहां से? सेंटर से R डिस्टेंस पे है ये Q पॉइंट। तो Q पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप याद करो मोर देन वन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे। पिछला वाला वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया कि कैसे निकालते हैं मोर देन 2 चार्जेज, मोर देन 3 चार्जेज, मोर देन 1 चार्जेज के लिए। तो आप याद करोगे कि उसके लिए एक रूल है, उसको कहते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग मोर देन 1 चार्जेज जब होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पर अपनाएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां पर? Q पॉइंट पर। ओके, अग्री? तो भाई अग्री तो होना होगा। चलिए निकालते हैं जरा हम यहां पे। तो इस पॉइंट Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसके किसके वजह से होगा? -Q वाले चार्ज की वजह से और +Q वाले चार्ज की वजह से। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल देख लेते हैं, फिर उन दोनों को हम लोग टोटल ऐड कर देंगे। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन कर देंगे और फाइनल हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड -Q की वजह से होगा। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि यहां पर हमारा एक यूनिट 1 चार्ज रख दिया और उस पर जो फोर्स लग रहा है वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है क्या है कि फोर्स ऑन दैट चार्ज पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज। ओके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है? फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमने ये यहां पर अज्यूम कर लिया कि यहां पर यूनिट चार्ज है और -Q उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगा रहा होगा वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन देखते हैं कि इस पॉइंट पर -Q की वजह से किधर लगेगा। तो -Q यहां पर 1 हमने रखा, तो 1 का मतलब क्या है? +1। पॉजिटिव को माइनस क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इधर की तरफ होगा और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस। नाम दे दिया सिंपली कि -Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इतना है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करें, नहीं ठीक है, माइनस की वजह से। उसी तरह से +Q चार्ज की वजह से जो होगा ये क्या करेगा? रिपेल करेगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q पर निकालेंगे तो इन दोनों का हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे। ओके, वेक्टर एडिशन करेंगे तो फिर निकल जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी दे देते हैं, इस पे भी हमें वेक्टर क्वांटिटी दे देते हैं। हम अब E- की बात करते हैं कि भाई E- मतलब -Q वाला चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाएगा। तो E- की बात करें कि E- कितना होगा, तो फॉर्मूला 1/4πε0। यहां पे 1 चार्ज है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के निकालेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू और या कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। और हमने यहाँ पे यूनिट चार्ज रखा, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पर सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो -Q वाला चार्ज का सिर्फ Q की बात करेंगे, Q × 1 Q हो जाएगा डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। तो भाई हमें बताना पड़ेगा कि कितना है इनके बीच का डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? R है। और यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस कितना होगा? A होगा, बिकॉज टोटल यहां पर 2A है। यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक A है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? R - A। तो ये जो बनेगा ये बनेगा R - A का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर करेंगे हम लोग कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फॉर्मूला 1/4πε0 Q × 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस। यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक A है, तो R + A हो जाएगा, ये R + A का होल स्क्वायर। ये टोटल चार्ज आ गया।
अब हमें नेट चार्ज जब क्यू पर निकालेंगे तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे, और वेक्टर एडिशन जब करेंगे ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक दूसरे में से। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर बताइए आप कि बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा, जो कम डिस्टेंस पे होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि डिवाइड बाय डिस्टेंस है, जितना कम वैल्यू होगा नीचे का उतना वैल्यू वो ज्यादा होगा। तो माइनस वाला कम डिस्टेंस पे, इसका मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई माइनस की तरफ होगा। क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू पे होगा वो किधर होगा, ई माइनस की तरफ होगा। तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट क्यू, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री पे है, बहुत सिंपल है, वेक्टर का है ये रूल। बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ा ई माइनस है और छोटा प्लस वाला है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो डायरेक्शन होगा वो ई माइनस की तरफ होगा। अच्छा, ई माइनस की तरफ का मतलब समझ रहे हो आप, किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और इसका डायरेक्शन हमने ऑलरेडी बताया है कि कौन सा डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, पता है आपको? हाँ, याद आ गया ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ जो डायरेक्शन मिलता है वही होता है। तो इसका मतलब नेट ई क्यू का डायरेक्शन जो है वो डायपोल की तरफ है। तो चलिए पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड निकालते हैं जरा सा। तो ई माइनस का वैल्यू हमें पता है, चलिए रख देते हैं हम लोग इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अच्छा क्यू भी आ जाएगा, क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ई एट क्यू। ओके, आगे सॉल्व करें इसको हम, दिस इज ई एट क्यू, ई एट क्यू, क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इधर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर, आर प्लस ए एलसीएम लेकर के जरा सा कर लेंगे इसको, इतना आर माइनस ए का होल स्क्वायर इतना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर इंटू ए माइनस आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए आर, है ना, डिवाइड बाई, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अगर हम माइनस इसमें करेंगे तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसमें जो आएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर जो हो जाएगा 4ra, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। ओके, अब अगर इसको वेक्टर के टर्म में करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना होता है, याद कीजिए, किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हमें डायरेक्शन देना होता है तो हम क्या करते हैं, उस मैग्नीट्यूड में जिस डायरेक्शन की तरफ का डायरेक्शन देना है उसका हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो ई क्यू का डायरेक्शन हमें पता है कि नेट ई क्यू जो है एट पॉइंट क्यू पर डायरेक्शन जो होगा ई माइनस की तरफ, और ई माइनस का डायरेक्शन है किधर, डायपोल की तरफ। तो अगर हमें ये वेक्टर क्वांटिटी इसको दिखाना है तो यहां पर सिंपली क्या करेंगे, हम लोग पी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया सही, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये वेक्टर क्वांटिटी दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू।
हाँ, थोड़ा सा इसमें एक अजम्पशंस है। अगर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 2a या a बहुत छोटा है, हम लोगों ने ये अज्यूम भी करा है और बताया भी है कि q जो होगा वो काफी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, बहुत नजदीक होंगे दोनों। लेकिन ये r जो है जहां पर हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, ये यहां पे है तो q बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, सो r इज ग्रेटर देन a। सो इसमें इस कंडीशन को अगर हम लोग लें तो यहां पे यूज करता हूं मैं, इफ r इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है ये a से बहुत बड़ा है, तो जहां पर भी r के साथ ये प्लस या माइनस में रहेगा a, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहां पर नेग्लिजिबल करने का यहां पर है। ओके, तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए वाला पार्ट जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि r का वैल्यू बहुत बड़ा है और a बहुत छोटा है, तो उस बड़े वाले वैल्यू में थोड़ा सा अगर कम भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं कि r का वैल्यू 100 आता है और a का वैल्यू 0.001 है, ठीक है, तो 100 में से 0.001 सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो 99.9999 करीब आता है ना, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट q आएगा वो आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर है 4RA, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर सिर्फ बचेगा, r का पावर 4, ठीक है। अब r से अगर खत्म करना है तो यहां पर क्यूब हो जाएगा, और इक्वेशन देखिए आपका क्या बन जाएगा, हम लोग इसको ऐसे कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, और यहां पे बन जाएगा ये 4QA, है ना। एक चीज और हो सकता है, ठीक है, ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कर लें तो आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा। 2 बाहर निकाल लें और q इंटू 2a कर दें, डिवाइड बाई यहां पर है r क्यूब, ओके, ऐसे कर दें हम इसको। q इंटू 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a हमने पहले डिफाइन किया है, दिस इज डायपोल मोमेंट और डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो वैल्यू है दैट इज आल्सो कॉल्ड डायपोल मोमेंट, ध्यान रखिएगा, इसको डायपोल मोमेंट भी कहते हैं हम लोग, ओके। तो E एट Q जो हो जाएगा अब वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू P बाई R क्यूब, ये आपका हो गया। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में करेंगे तो सिंपली ई क्यू का जो डायरेक्शन है पी के ही डायरेक्शन में है, तो इसको सिंपली वेक्टर कर दीजिए, अब यूनिट वेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पी का डायरेक्शन वही है जो ई क्यू का डायरेक्शन है, गॉट इट। सो बहुत आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सियल लोकेशन पे, और वो आपको मिल गया है फाइनली, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ डायपोल मोमेंट डिवाइड बाई r क्यूब, ओके। चलिए ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया। अब हम लोग दूसरे लोकेशन की बात करेंगे, इसको आराम से आप लोग नोट कीजिए, समझिए एक एक स्टेप समझ करके, तो फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलना है ना। तो सेकंड क्या था हमारा, कहां पर निकालना था, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कहां पे निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, तो उसके लिए हमें ये रब करना होगा, चलिए रब करते हैं हम लोग। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहे थे ना, तो ये तो यही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे हम लोग, है ना। तो सेकंड वाला केस चल रहा है हमारा अब, ऑन कहां पे, इक्वेटोरियल प्लेन, ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। भाई इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास -q चार्ज यहां पर है और फिर हमने +q चार्ज यहां पे रखा, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा 2a, ये सेंटर है तो इतना a हो जाएगा और इधर भी a हो जाएगा,
ठीक है, ये सेंटर। सो इक्वेटोरियल जो प्लेन है वो है ये परपेंडिकुलर इनको मिलाने वाली लाइन, ठीक है। इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ओके, ध्यान देना यहां पर, नहीं तो फिर से चिड़िया उड़ जाएगी और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, वापस रिप्ले करो, फिर से देखो, है ना। तो ध्यान देना यहां पर। चलिए भाई, हम लेते हैं पॉइंट पी, अगेन क्यू ही लेते हैं, क्यों पी के चक्कर में। कोई क्यू पॉइंट लिया है, सेंटर से हमने लिया है ये आर डिस्टेंस पे, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे लिया है हमने, आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट क्यू लिया है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। और इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का बना हुआ है ना। चलिए निकालते हैं। तो हमें फिर से वही तरीका है, पहले एक चार्ज की वजह से देखेंगे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से देखेंगे, जो आएगा उसका फिर हम लोग नेट निकाल लेंगे। तो पहले माइनस की वजह से देखते हैं कि भाई माइनस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा। तो माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं, क्या मान लेते हैं कि भाई वहां पर एक यूनिट चार्ज रखा है, और जो माइनस क्यू है यूनिट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन होगा, इनको मिलाने वाली जो लाइन है इस पे इधर की तरफ होगा, ओके। और इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, ई माइनस। ई माइनस का डायरेक्शन इधर की तरफ हो। उसी तरह से प्लस का भी डायरेक्शन होगा, सीधा जाना सीधा जाना। इसको जो मिलाने वाली लाइन है ई प्लस का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो पॉइंट क्यू पर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ई माइनस और ई प्लस मिलेंगे, मिल गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। अच्छा, एक चीज देख लेना भाई, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ई प्लस और ई माइनस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा सेम। अब देखिए, इनका हम दो कंपोनेंट निकाल देते हैं, आसान तरीका है, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट उधर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ई प्लस का जो इधर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई प्लस। ध्यान से देना वरना फिर से चिड़िया उड़ जाएगी। इसका एक कंपोनेंट इधर ई प्लस कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर, ये जो सीधी लाइन जाएगी ये हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। उसी तरह ई माइनस का एक और कंपोनेंट इधर की तरफ है ना, इधर ही आएगा, और ई माइनस इसका भी एंगल थीटा में होगा, ये भी थीटा है क्योंकि ये साइड बराबर है, तो ये एंगल सेम होगा, ये एंगल ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका भी ई कॉस ई माइनस कॉस थीटा, और इसका एक और इधर आएगा ई माइनस साइन थीटा। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस, दोनों इक्वल होंगे। तो ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग ई बात करें तो ये हर जगह हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये दोनों ई ही हो जाएगा, ये भी ई प्लस हो जाएगा, ई माइनस भी ई हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये भी ई हो जाएगा और ये भी ई हो जाएगा, हमने ये कर दिया भाई, ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा ये कैंसिल, क्योंकि दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे है। जो नेट मिलेगा वो ये मिलेगा ई कॉस थीटा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर मिलेगा ये दोनों का एडिशन होगा, है ना। तो अच्छा, ई माइनस ई प्लस की बात भी कर लेते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, तब हम लोग वहां पे काटम कुट्टी करेंगे। ई माइनस की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इतना है, तो हम इतना निकाल सकते हैं, दिस इज ए दिस इज आर। तो इन दोनों का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर रूट ये वाला दे देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग ई प्लस की बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और आर ए पता है तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसीलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ये भी ई आ रहा है, ये भी ई आ रहा है, इसीलिए हमने वहां पर लिया। अब आई थिंक मोर क्लियर हो गया, दोनों का वैल्यू सेम आता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट जो क्यू आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू जो आएगा वहां पर वो कितना आ रहा है,
ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा। क्लियर? ई का वैल्यू आपको पता है कितना आना है। अब देखिए डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन आपको इधर की तरफ मिला, इधर का मतलब इधर की तरफ, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इसका जो है इधर की तरफ मिलता है, तो सेम उसका उल्टा बन रहा है। ओके, अगर हम लोग इसको वेक्टर के टर्म में देंगे तो चलो वो हम बाद में करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड जरा सा निकाल लेते हैं भाई। तो निकालें जरा, ट्वाइस ऑफ ई का वैल्यू डाल देते हैं यहां से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ से b/h, b कितना है, a है, और h कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए नेट कितना आ जाएगा भाई, ऊपर 2qa और नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट तो है ही, ये कहीं तो जाने वाला है नहीं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, पावर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 + 1/2 कितना, 3/2। ये हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। Q × 2a, इसको Q × 2a के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपका P आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग कह सकते हैं P/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 Q। और EQ को अगर हम लोग वेक्टर के टर्म में देंगे तो क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, P वेक्टर है ही, अगर हम लोग इसको वेक्टर के टर्म में कर दिया तो अभी ये दिखा रहा है E का डायरेक्शन वही होगा जो P का डायरेक्शन होगा, लेकिन हमारा E का जो डायरेक्शन है वो इधर है, P का डायरेक्शन इधर है, उल्टा होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे यहां पर। अब जो फाइनल इक्वेशन इन वेक्टर के टर्म में होगा वो वेक्टर ऑफ EQ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P वेक्टर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, चिड़िया उड़नी नहीं चाहिए। हर चीज अगर आप चिड़िया को नीचे ही रखोगे तो हर चीज समझ में आती जाएगी, बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने Q पर निकाल लिया। अब फिर अगेन वो अज्यूम कर लें कि भाई ये R डिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा लिया है और ये जो A डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, तो जहां पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बात होगी वहां पर आप उसको क्या कर लोगे, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो से हम लोग कुछ केस ले लेते हैं यहीं पे, इफ R इज ग्रेटर देन A, तो R इज ग्रेटर देन A इस इक्वेशन में डालना है हम, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला उड़ जाएगा। तो E at Q विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, -1/4 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P, और नीचे जो हो जाएगा ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2। खत्म तो नहीं हो रहा, हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ए स्क्वायर का वैल्यू बहुत छोटा होगा, इसका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, तो उसके नजदीक इसकी कोई औकात नहीं, तो उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर स्क्वायर इसका 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, R³ बचेगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, जिसमें हमने ये अज्यूम करा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बोलें तो जो इक्वेटोरियल पे है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो जो एक्सिस पे मिल रहा था उसका 2 गुना है। कितना है उसका, जो एक्सिस पे मिल रहा था एक्सिस वाला 2 गुना था, वहां पर 2p/r³ था, वो आप देख लीजिएगा, अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला डायपोल की वजह से। इसके 2 लोकेशन पे हमने कैलकुलेट किया, एक तो उसके एक्सिस पे कैलकुलेट किया और एक इक्वेटोरियल लाइन पे कैलकुलेट किया। इक्वेटोरियल लाइन पे थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करें कि भाई ये सब तो हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में, तो भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मिलेगा कहां पर, कहां पे पाया जाता है। तो ये आपको आयंस में पाया जाता है, और या फिर कोई जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं उसमें। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, सबसे पहले ले लें, कौन सा आयन ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं OH आयन। OH आयन में क्या होता है, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज है, ठीक है। जब उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन काफी स्मॉल डिस्टेंस से उसके जो सेंटर होंगे अलग होंगे, लेकिन एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है। उसी तरह से H2O है,
तो 2 हाइड्रोजन प्लस है और एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन के जो सेंटर वाला है उससे 2 हाइड्रोजन के जो प्लस हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो 2 डायपोल बनाता है। तो इस तरह से आयंस में क्या होता है, डायपोल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से CO2 में भी है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डायपोल्स बनते हैं, मीथेन में बनते हैं। अच्छा, कुछ में क्या होते हैं कि परमानेंट डायपोल होते हैं, कुछ में परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे OH की बात कर रहे थे, OH का बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। OH में क्या होता था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो सेंटर है वो परमानेंटली एक दूसरे से थोड़ा सा हट करके हैं, है ना। और जैसे CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक दूसरे के सेंटर उसी पे रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उस पे आप अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो प्लस और माइनस को थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हो, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। तो समटाइम्स क्या होता है, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मिलते हैं और कभी परमानेंट नहीं मिलता है। परमानेंट नहीं मिलने का मतलब हुआ कि आप बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तब आपने वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया। तो ये सिग्निफिकेंस है, हम लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बारे में, ये आयंस में कैसे होते हैं वो है। ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक छोटा सा टॉपिक बच गया, फटाफट उसको हम लोग खत्म करते हैं। देख लीजिए, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पहले से है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर से इधर है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी ने बनाया होगा इसको, कोई चार्जेज मिल करके इन्होंने बनाया होगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। अगर इसमें आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर रखा तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है आपने, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है, एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जिसको आपने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा क्यू यहाँ पर है, लेट्स से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है जो कि कितना है, 2a है ना। तो क्या होगा, तो हमने बाहर के, इसका तो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो तो अलग बात है, लेकिन इसने बाहर में, हमने बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही चार्ज मिलेगा तो उस चार्ज पर क्या लगाता है, वो फोर्स लगाता है। ओके, तो इस चार्ज पर भी क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और यहां जो फोर्स का वैल्यू होगा वो Q इंटू ई होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है ना भाई, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन क्यू, तो फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू ई, है ना। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई, लेकिन ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम लगेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल, तो 0 प्लस एफ इधर माइनस एफ इधर, नेट फोर्स 0। लेकिन जब ये दो फोर्स थोड़ा सेपरेट करके लगता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो क्या क्रिएट करेगा, ये टॉर्क क्रिएट करेगा। 11th वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया आपका, लगेगा किसी एक, इस पर एक इधर फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, इसको क्या करेगा, ये रोटेशन दे देगा, क्या करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा, और इस टॉर्क की वजह से इसके अंदर रोटेशन आ जाएगी। बात समझ में आया, ओके। अब यहां पर हम लोग एक थीटा डिफाइन करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल। डायपोल का डायरेक्शन इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल का डायरेक्शन, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो थीटा। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल, और डायपोल मोमेंट, ओके। और ई क्या है आपका, वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस पे टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क हम लोगों को कैलकुलेट करना है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
वो कौन सा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्यू ई तो पता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए ये एंगल पता है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन थीटा अगर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कुछ कर देते, ऐसे ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2a। सो यहाँ पर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं मैथ में, तो फिजिक्स वालों और जो मेडिकल वालों है वो सीख लो। तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 2a इंटू साइन थीटा। अब हम लोग टॉर्क में फॉर्मूला में आए तो ये क्या कहता है, कोई एक फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू हमें पता है, वो क्या है, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो पता है 2a साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग कर सकते हैं, Q इंटू 2a को एक साथ कर देंगे, E इंटू साइन थीटा, और Q इंटू 2a को हम लोग लिखेंगे P, और ये हो गया E साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू टॉर्क, P इंटू ई साइन थीटा। लेकिन इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, P क्रॉस E या E क्रॉस P, वो भी क्या देगा, P E साइन थीटा देगा। लेकिन हमारे पास दोनों ऑप्शन है, P क्रॉस E भी है और E क्रॉस P भी है। क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, A क्रॉस B है तो A B साइन थीटा होता है, बट B क्रॉस A B B A साइन थीटा देता है। लेकिन अब हमें चूज करना पड़ेगा कि P क्रॉस E होगा या E क्रॉस P होगा। तो भाई इससे हम लोग कैसे निकालेंगे फिर, तो निकालने के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो टॉर्क का डायरेक्शन देगा। टॉर्क का डायरेक्शन मतलब रोटेशन। अभी जो हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है। तो P क्रॉस E या E क्रॉस P में से कौन सा होगा जो ये वाला डायरेक्शन देगा। अच्छा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जब A क्रॉस B होता है, A की तरफ लेके जाते हैं, B की तरफ रोटेट करते हैं, तो वो क्या देता है हमें, A क्रॉस B देता है। तो अगर हम लोग यहां पर P क्रॉस E करेंगे तो क्या वो हमें रिजल्ट देगा। देखिए P इधर गया, P का डायरेक्शन माइनस क्यू से इधर की तरफ, और E इधर गया, P क्रॉस E ये डायरेक्शन देता है, मतलब सेम वही डायरेक्शन देगा जो रोटेट कर रहा है। अगर E क्रॉस P की बात करते तो पहले E की तरफ जाते फिर P की तरफ जाते, तो ये एंटी रोटेशन दे रहा है, मतलब E क्रॉस P नहीं होगा, क्या होगा, P क्रॉस E होगा। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे टॉर्क, क्या लिखेंगे, P क्रॉस E लिखेंगे। तो ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में। तो टॉर्क भी निकाल दिया आपने। अगर एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क का वैल्यू होगा P क्रॉस E। ओके, इस तरह से निकाल दिया। मैग्नीट्यूड के टर्म में P साइन थीटा हो गया। ओके, चलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगले क्लास में हम इसका अगला टॉपिक फिर लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।